आबादी हमारी बढ़ती जा रही है, जो सप्लाई है प्रोडक्ट सर्विसेज दोनों की, वो उस मात्रा में नहीं बढ़ी है। और आंकलन ये है कि 2050 तक 60% देश की आबादी शहरों में रहेगी। दुबई की बात करूं तो आज से 20 साल पहले बात करें तो वहाँ भी रेगिस्तान ही था, दुबई में भी वहाँ भी कुछ नहीं था। तो मतलब वो उन चीज़ों को कैसे टैकल कर पाते हैं, उन इश्यूज़ को सोल्व कर पाते हैं कि वो वेल प्लान्ड में और अच्छे तरीके से मतलब उस तरीके का डेवलपमेंट कर पाते हैं। तो डेमोक्रेसी के जो पुल पुश होते हैं उसमें नेचुरली उस तरीके से डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। जैसे इंडिया की सिटीज़ में अभी मेट्रो का एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो उसका मतलब आपके हिसाब से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा रियल इस्टेट की मार्केट में, या मतलब कितनी अप जाएगी, तो वो क्या सजेस्ट करोगे आप? ट्रूथ बी टोल्ड, मेट्रो कभी इमोशन पे नहीं चलता, किसी पॉलिटिकल पुश पे नहीं चलता, वो राइडरशिप पे चलता है। अब मास्टर प्लान 2041 आ रहा है, उसमें मेट्रो की लाइनें जरूर खींची हुई हैं कागजों में, पर वहाँ भी मेट्रो का काम शुरू नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता अगले 3-4 साल होगा। लैंड पुलिंग क्या है सर? देखिए, लैंड पूलिंग, दो किस्म के लोगों को लैंड पूलिंग समझने की जरूरत है। एक तो जो लैंड ओनर्स जिनको विरासत में जमीन मिली है, 500 लोगों को इकट्ठे लाना, उस पूरे लैंड को एक रिसोर्स मानना ताकि इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो सके, उस प्रोसेस को लैंड पूलिंग कहते हैं। तो रमेश सर, बेसिकली लास्ट टाइम जब आपके साथ हमने पॉडकास्ट करा था तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आए थे, कमेंट्स आए थे, तो मैंने सोचा कि अर्बनाइजेशन से रिलेटेड आए थे कुछ क्वेश्चन, कुछ रियल इस्टेट से रिलेटेड आए थे, कुछ एडवाइस चाहिए थी, कोई जनरल क्यूरीज थी। तो मैंने ये दूसरा पॉडकास्ट इसीलिए रखा है ताकि जो क्वेश्चन उस टाइम अपन कवर नहीं कर पाए थे तो अब इसमें कवर कर पाए। तो सर, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है कि जब इंडिया में अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है जिससे कि वो उतने लेवल पे मतलब अर्बनाइज नहीं हो पा रहा है जितना उसको होना चाहिए? देखिए, अर्बनाइजेशन बहुत अपने आप में वास्ट सब्जेक्ट है, पर अगर आपको इसको गहराई में समझना होगा तो हमारे को ये आज़ादी के समय से लेकर आज तक, जिसको हम सो कॉल्ड मॉडर्न ईरा कहते हैं, वहाँ हमें उस आंकड़ों पे जाना पड़ेगा। आबादी हमारी बढ़ती जा रही है, जो सप्लाई है प्रोडक्ट सर्विसेज दोनों की, वो उस मात्रा में नहीं बढ़ी ही है। अब आप मान के चलिए, हमारी आबादी आज अगर 140 करोड़ है, तो पहले करीब 80% आबादी गांव में रहती थी, और आंकलन ये है कि 2050 तक 60% देश की आबादी शहरों में रहेगी। तो नेचुरली वो प्रोसेस जो है उसी को अर्बनाइजेशन कहते हैं। हमें नए सेंटर्स बनाने पड़ेंगे जहां पे ये आबादी रहेगी। तो अगर 150 करोड़ की आबादी अगर प्रोजेक्टेड है, तो 150 करोड़ की आबादी यानी ऑलमोस्ट 90 करोड़ लोग शहरों में रहेंगी। वहाँ उनका की रिहाइश होगी, वहाँ उनका कारोबार होगा, वहीं उनके लिए सोशल इंफ्रा यानी स्कूल, कॉलेज, पार्क्स, हेल्थ केयर, हर चीज़ मुहैया कराना, जो प्रोसेस है वो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है। सो बेसिकली सर, जब अपन अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो लेट एग्जांपल, अगर अपन अपनी इंडिया की कोई सिटी, मान लो दिल्ली का एग्जांपल ले ले, दिल्ली को अगर अपन किसी फॉरेन की सिटी से मतलब कंपेयर करें तो मतलब उतना डेवलप क्यों नहीं हो पाता इंडिया की कोई भी सिटी? नहीं, देखिए, ये अनफेयर कंपैरिजन होगा कि हम कहें कि आज हम दिल्ली को सिंगापुर से या दुबई को मुंबई से कंपेयर करें। वो क्योंकि ना हिंदुस्तान में वो पॉलिटिकल विल था पहले, ना हिंदुस्तान में वो टेक्निकल एबिलिटीज थी, ना शायद फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज थी। अब जब हम ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से एक मूवमेंट अर्बनाइजेशन की तरफ चल पड़ा है, तो लाजमी है कि सरकार हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उसको एक फ्रेश निगाह से देख रही है। तो ये कंपेयर करना शायद आज के लिए अनफेयर है। हाँ, आज से लेकर अगले 10 साल तक अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ठीक है, वो सूचक मापक हमारे को दृष्टि में रखना पड़ेगा। मैं फिर आपके पुराने सवाल पे जाता हूं कि 90 करोड़ की आबादी इस देश के अगर हम शहरों में रहेंगे, उसके लिए क्या क्या जरूरतें हैं, चाहे वो पॉलिसीज हो, अर्बन पॉलिसीज जो सरकार बनाती है, तो नेचुरली सरकार में भी एक दूसरे लेवल का एक्सपर्टीज का होना जरूरी है। जो पुराने मापक हैं, जो पुराने सूचक हैं, वो शायद अब काम ना आए। दूसरी चीज, हर अर्बन डेवलपमेंट
अपने आप में एक बड़े लैंड मास का डेवलपमेंट है। यानी कि एग्रीकल्चर लैंड 5,000, 10,000, 20,000 हेक्टेयर का लैंड मास को प्लान करके डेवलप करना, और ये पूर्वानुमान करना पड़ेगा इस शहर में इतने लोग आएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के साथ गुड़गांव है। गुड़गांव जब बसना शुरू हुआ 3 से 4 लाख की आबादी थी 80 के दशक में। नेचुरली उस वक्त की तत्कालीन सरकार, तत्कालीन प्राइवेट सेक्टर, तत्कालीन सिविक एडमिनिस्ट्रेशन, सब ने मिलकर मास्टर प्लान का इजाद किया। 1 आए, 2 आए, अमेंडमेंट सैकड़ों आए। पर अब जब लास्ट मास्टर प्लान आया था 2006 में, तभी आंकलन हुआ कि 2041 तक करीब 46-47 लाख की आबादी होगी इस छोटे शहर की, जो 3.5 लाख से बढ़कर 15 गुना होगी। तो नेचुरली उस हिसाब से सरकार ने पॉलिसीज बनाई और उसी हिसाब से प्राइवेट सेक्टर का निवेश आया। यही हाल दिल्ली का है, जहां आबादी 2001 में 1,36,00,000 थी, तो आज 2 करोड़ से ऊपर है, और 2041 तक 3,40,00,000 हो जाएगी। तो 15 लाख मकान, 36 लाख स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस फॉर स्कूल्स, 3.5 लाख बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज वगैरह 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 वगैरह। हॉस्पिटल बेड आज जैसे कि 55,000 है मात्र दिल्ली में, इसको बढ़ा के 1.5 लाख हॉस्पिटल बेड करने पड़ेंगे। इस तरीके के, तो ये जो सारे मापक हैं, इनकी पूर्ति या आपूर्ति को अर्बनाइजेशन मान के चलें आप। क्वेश्चन फिर से वहीं पे रह जाता है कि मतलब अपन उतने लेवल पे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे। लेट एग्जांपल अपन कोई भी, जैसे आपने बोला कि सिंगापुर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अब अगर मैं दुबई की बात करूं तो आज से 20 साल पहले बात करें तो वहाँ भी रेगिस्तान ही था, दुबई में भी वहाँ भी कुछ नहीं था। तो मतलब वो उन चीज़ों को कैसे टैकल कर पाते हैं, उन इश्यूज को सोल्व कर पाते हैं कि वो वेल प्लान्ड में और अच्छे तरीके से मतलब उस तरीके का डेवलपमेंट कर पाते हैं, और हम नहीं कर पाते हैं। एज इंडिया की किसी भी सिटी का एग्जाम्पल ले तो ये मतलब क्वेश्चन वहीं पे खड़ा रह जाता है सर दोबारा से। तो इसको पॉलिटिक्स से शुरू करते हैं। जैसे आप हिंदुस्तान एक पूर्ण डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के जो पुल पुश होते हैं उसमें नेचुरली उस तरीके से डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। आपके पिछले पॉडकास्ट में भी हमने बात की थी कि हिंदुस्तान में पिछले 75 साल में 7 या 8 ग्रीन फील्ड शहर बने हैं, जो बड़ा लैंडमार्क आइडेंटिफाई किया गया, चाहे वो चंडीगढ़ हो या नया रायपुर हो या भुवनेश्वर हो। और उसी दौरान चाइना ने 130 शहर बनाए होंगे। तो नेचुरली पॉलिटिकली वो डेमोक्रेसी पूर्ण रूप से नहीं थी कभी भी। यही हाल दुबई का है। हाँ, पर उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए ये क्रेडिट की बात है, उनकी शाबाशी है कि उनका एक विजन था। या दुबई का आपने कॉन्टेक्स्ट शेयर किया, तो दुबई में उनका एक विजन था कि हमारे पास मात्र तेल है और कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उस मात्रा में नहीं थी। आबादी उनकी सक्षम नहीं थी कि कोई सॉफ्ट सर्विसेज इंडस्ट्री डिलीवर कर सके। तो उन्होंने अपने पॉलिसीज को, रेगुलेशंस को इस कदर ट्यून किया कि पूरे दुनिया से प्राइवेट सेक्टर के निवेश वहां आने शुरू हुए, वो लोगों को इनवाइट करते चले गए। रही बात हिंदुस्तान की, ये जागरूकता हौले हौले ही सही हमारे पॉलिसी मेकर्स में भी आ गया है कि हमारे को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के निवेश को अर्बन डेवलपमेंट के प्रोसेस में एनकरेज करना पड़ेगा। फिर वो चाहे लैंड लॉज रेगुलेशंस की तब्दीलियां हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को सॉफ्ट क्रेडिट कह लो मुहैया कराना हो, या रेगुलेशंस इस कदर हो कि दुनिया भर के बड़े डेवलपर्स, बड़े बुद्धिजीवी अपने इनपुट्स को यहाँ ला सके। तो मेरे लिए आज की तारीख में ये बड़ा एंकरेजिंग साइन है कि हम फॉर्चुनेटली अब अर्बन डेवलपमेंट के प्रोसेस को एक नई नज़र से देख रहे हैं। एक सर आजकल जैसे आपने बताया कि वेल प्लान सिटी, ऐसे एक टर्म और चल रही है आजकल स्मार्ट सिटी, जैसे धुलेरा चल रहा है। तो ये सच में कुछ मतलब ऐसी डेवलपमेंट हो रही है उस लेवल पे कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक्स है सर? नहीं, देखिए स्मार्ट क्या है। स्मार्ट आप टेक्नोलॉजी को यूज करके, चाहे वो आईटी हो या आईओटी हो या जो डिजिटल स्पेस में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो इनोवेशंस हुए हैं, उनको अर्बन डेवलपमेंट के प्रोसेस में कैसे फिट कर सकते हैं। अब
अब आप अर्बन में क्या हमारे कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी जैसे ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, क्या हम आईओटी और स्मार्ट टूल्स को यूज करके उसको बेटर प्लान कर सकते हैं, सर्कुलेशन फ्लो ऑफ ट्रैफिक? ऑफ कोर्स यस, कर सकते हैं। क्या वाटर मैनेजमेंट, सीवर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट को हम यूजिंग स्मार्ट टूल्स और रेलेवेंट कंटेम्प्रेरी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ, स्मार्ट सिटी, आपने धोलेरा का एग्जाम्पल लिया, हमारे हर शहर को स्मार्ट होने की जरूरत है, क्योंकि शहर का डेंसिफिकेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि हमारे को स्मार्ट टूल्स के इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। एक नया ग्रीन फील्ड स्मार्ट बनेगा नहीं बनेगा, कि दिल्ली का एल जोन या एन जोन स्मार्ट प्लानिंग होगी या नहीं होगी, वो पॉलिसी मैटर है। बट हर शहर को स्मार्ट टूल्स, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज डिलीवर करना, क्या ये अनिवार्य होना चाहिए? होना चाहिए, और ये हौली हौली ही होगा, पर होगा जरूर। सर जैसे आपने अभी ट्रैफिक की बात करी तो मेरे माइंड में एक मतलब कुछ क्लिक किया, जैसे कि दिल्ली से गुड़गांव आने में ही 10 आवर में 2-2 घंटे लग जाते हैं अभी। तो जैसे अर्बनाइजेशन आगे बढ़ेगा तो इससे कुछ फायदा होगा कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम कुछ सोल्व हो पाएगी इंडिया में? देखिए सर, जिस अनुपात में आबादी है उसी अनुपात में ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। अगर आप दिल्ली की आबादी 2 करोड़ मानते हैं तो 1 करोड़ तो वाहन है सड़क पे। तो क्या हम सोचते हैं कि वाहन घट जाएंगे? नहीं घटेंगे। क्या लैंड प्रोक्योर करना आसान है सरकार के लिए फॉर वाइडनिंग ऑफ द रोड्स? वो भी बड़ा मुश्किल प्रोसेस हो गया है। चाहे वो LARR का एक्ट हो, चाहे वो लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी हो, पर स्मार्ट टूल्स मात्र इस काम आएगा कि हम उसके सर्कुलेशन को, फ्लो को सीमलेस कैसे किया किया जा सकता है। रही बात दिल्ली गुड़गांव की, ये डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक घटेगा नहीं जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना आए सरकार का। पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी देखो, अगर पीक दिल्ली मेट्रो का अगर 70-72 लाख लोगों को पर डे अगर वो ढोते हैं, इसका मतलब न्यूजीलैंड की जितनी आबादी है, पूरी आबादी को 1.5 गुना आबादी को रोज ढोती है दिल्ली मेट्रो। पर ये इतना सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन नहीं है। इसमें सरकार यानी कि पॉलिसी मेकर, प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज, अगर सब मिलकर इस पे कोई सॉल्यूशन ढूंढे, हर माइक्रो मार्केट के हिसाब से, और मैं माइक्रो मार्केट में शहर को कह रहा हूँ, एट द सिटी लेवल अगर ये प्लानिंग शुरू हो जाए और एग्जीक्यूशन शुरू हो जाए, तो शायद कुछ हम इसमें डेवलपमेंट देख सकते हैं। बाय एंड लार्ज वी कैन नॉट विश अवे कि ये प्रॉब्लम, हम अगर इस पे चर्चा ना करें तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सर ट्रैफिक की तो मान लो अलग बात होगी, अगर सेम ऐसे ही अगर अपन अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो उसका क्या रोल रहेगा अर्बनाइजेशन के अकॉर्डिंग? मतलब वो इजी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्योंकि अभी आप गुड़गांव में तो देख ही रहे होगी फ्लैट के ही रेट 100 करोड़ जा रहे हैं। तो पॉसिबल है अफोर्डेबल हाउसिंग आगे अर्बनाइजेशन में या नहीं है? देखिए, जिस हिसाब से प्लानिंग होती है, सेक्टोरल लेवल पे कह लो, जोनल लेवल पे कह लो, या सिटी लेवल पर, ये पहले ही आकलन होता है कि किस मात्रा में किस प्रोडक्ट की जरूरत, या प्राइस पे, या टिकट साइज पे, या स्पेस पे डिपेंड करता है। ये अफोर्डेबल अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। बॉम्बे में 1 करोड़ का फ्लैट बिकता है तो उसको अफोर्डेबल कहते हैं, और किसी छोटे शहर में 50 लाख के अपार्टमेंट को अफोर्डेबल कहते हैं। मेरे हिसाब से जो सरकार का जो मापक है, 24 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, ये जो अपार्टमेंट्स हैं, एट द राइट प्राइस अगर डिलीवर हो सके हर शहर में। अब जैसे दिल्ली का मास्टर प्लान है, उन्होंने कहा है कि 15% FAR ओवर एंड अबव द परमिसिबल FAR वो इस श्रेणी के लिए दिया जाएगा सेक्टर लेवल पे जो भी डेवलपमेंट होगी। तो आपने मान लिया कि सब 15% FAR, यानी हर जो आप सो कॉल्ड प्रीमियम मकान बनाते हो उसका 2.3 या 2.4 टाइम्स आपको सर्विस्ड पर्सनल अपार्टमेंट चाहिए या हाउसिंग चाहिए। अब जैसे आप कोई कॉन्डोमिनियम देख लीजिए गुड़गांव में, अगर वहाँ 100 अपार्टमेंट हैं तो प्लम्बर,
गार्डनर्स, इलेक्ट्रीशियन, ये भी तो एक बहुत बड़ी तादाद है। अब इनको भी तो शहर के अंदर ही मकान मुहैया कराने पड़ेंगे। उसी तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज है, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे पुलिस हो, या जो ये शहर के सिविक सर्विसेज में जुड़े हैं, उनके भी तो नए लोग आएंगे, नई भर्तियां होंगी, उनको किस किस्म के मकान मुहैया कराना है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ग्रिड है। अगर इस ग्रिड को प्लान करके इम्प्लीमेंटेशन में अफोर्डेबल होम्स को कुछ इंसेंटिवाइज किया जाए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक सर, जैसे अर्बनाइजेशन अब हो रहा है तो मेन हॉटस्पॉट्स कौन से होंगे अर्बनाइजेशन में, मतलब मेन सिटीज कौन सी होंगी एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरीके से अगर अपन देखें तो? देखिए, आप अर्बन डेवलपमेंट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होराइजन दोनों को थोड़ा अलग देखें। सबसे बड़ी बात तो है कि हम किसी भी शहर को अर्बन डेवलपमेंट के तौर पे देखें, हमें ये सोचना पड़ेगा कि इकोनॉमिक ट्रिगर्स क्या होंगे उन शहरों में। जहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री लग रही है तो उस इंडस्ट्री के इर्द गिर्द सोशियो कल्चरल, रिक्रिएशनल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल ये स्पेसेस डेवलप होंगे। कहीं कोई मान लीजिए नेचुरल रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट होते हैं, जैसे आंध्रा में कोई जगह कोई गैस फाइंड आ गया, तो नेचुरली बहुत सारे लोग बाहर से जाएंगे, उनके लिए मकान, दुकान, हर चीज की जरूरत है। कोई सेंटर हो जहां आईटीईएस का रिसोर्सेस है, यानी ह्यूमन रिसोर्सेस, तो नेचुरली जिस तरीके से अब आंध्रा गवर्नमेंट कर रही है, वो ग्लोबल कंपनीज को कह रही है जी आप अपना ऑफिस या जीसीसीज यहाँ सेटअप कीजिए। तो रियल एस्टेट डेस्टिनेशन और अर्बन डेवलपमेंट राज्य के लिए ये दोनों अलग अलग वो है। हाँ ठीक है, ट्रेडिशनली रियल एस्टेट डेवलपर्स चुनिंदा 10 या 15 शहरों में ही जाते रहे हैं, उसको हम टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कह रहे हैं। बट अर्बनाइजेशन किसी टीयर का मोहताज नहीं होना चाहिए। एक सर, जैसे इंडिया की सिटीज़ में अभी मेट्रो का एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो उसका मतलब आपके हिसाब से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा रियल इस्टेट की मार्केट, मतलब अप जाने में, या मतलब कितनी अप जाएगी, तो वो क्या सजेस्ट करोगे आप? देखिए, ट्रूथ बी टोल्ड, मेट्रो कभी इमोशन पे नहीं चलता, किसी पॉलिटिकल पुश पे नहीं चलता, वो राइडरशिप पे चलता है। एक्चुअली एक पर्टिकुलर मियाद के अंदर ब्रेक इवन भी होना होता है। पहला मेट्रो जो, अगर दिल्ली मेट्रो का आप एग्जांपल लें, दिल्ली मेट्रो उन जगहों पे गया है जहां ऑलरेडी उनको राइडरशिप एश्योर्ड था। अब मास्टर प्लान 2041 आ रहा है, उसमें मेट्रो की लाइनें जरूर खींची हुई हैं कागजों में, पर वहां भी मेट्रो का काम शुरू नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता अगले 3-4 साल होगा। मेट्रो कहाँ वहां जाएगा जहां राइडरशिप हो। अब जैसे जो रिठाला मेट्रो है, उसको एक्सटेंड करके बरवाला, बवाना, नरेला और वहां से सोनीपत तक ले जा रहे हैं, क्योंकि उन जगहों को अगर आप रोहिणी मेनलैंड से और कनॉट प्लेस से और आईएसबीटी से और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जोड़ोगे तो वो जो 8-8.5 हजार करोड़ का खर्चा है वो जस्टिफाइबल है। उसी तरीके से नए शहर, चाहे कोचीन हो, बेंगलोर हो, आगरा हो, लखनऊ हो, जहां भी मेट्रो काम चल रहा है वहां वहां राइडरशिप एश्योर्ड है, उस हिसाब से ही निवेश होता है सरकार की तरफ से। तो रियल एस्टेट, वहां के रियल एस्टेट, चाहे वो अर्बन रीजनरेशन के तहत हो या उससे 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई नया रियल एस्टेट डेस्टिनेशन डेवलप होता हो, नेचुरली वो कनेक्टिविटी उनको हेल्प करता है कि एक और प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने में या वायबल प्रोडक्ट बनाने में। सर, जब अर्बनाइजेशन टर्म की हम बात करते हैं तो इंडिया लेट एग्जांपल अर्बनाइजेशन के लिए सिंगापुर से, दुबई से, न्यूयॉर्क वगैरह से, बड़ी बड़ी सिटीज से क्या मतलब सीख सकता है सर? देखिए, एक ही चीज में हमारे आज की बात कर रहा हूँ, पूरा इतिहास है। आज हमारे में 2 कमियां हैं। एक तो हम टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छे साबित नहीं हुए हैं इन दी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। दूसरा, जो हमारे कई नियम हैं, कानून, सदियों से वही नियम चले आ रहे हैं। आप ये समझो कि अर्बन डेवलपमेंट या रियल एस्टेट एक स्टेट सब्जेक्ट है।
जहाँ यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ तो चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम लागू हो सकते हैं, पर हर स्टेट के लॉज अलग अलग हैं। तो नेचुरली जो हमारे पास एक्सपर्टीज है वो क्रॉस पॉलिनेट हो नहीं पा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बेंगलोर में कोई डेवलपर है जिन्होंने 5,000 एकड़ का डेवलपमेंट किया है, क्या हम उनका एक्सपर्टीज मुंबई में या कलकत्ते में या दिल्ली में यूज कर सकते हैं? पर ये तीनों शहरों में नियम अलग अलग हैं। दूसरा, अगर पॉलिटिकल विल की बात की जाए, वो अब हमारे देश में दिखना शुरू हो गया है। अगर आप दिल्ली का यूईआर देखें, 2019 से लेकर 2025 में ये चालू हो जाएगा। उससे हालांकि ये 2007 के मास्टर प्लान में प्लान्ड था। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, चाहे एनएचएआई हो या हाउसिंग जो डेवलप कर रहे हैं, पर वो बड़े शहरों में प्राइवेट सेक्टर के लिए अभी तक वो अवेलेबल नहीं है सर्विस। क्या प्राइवेट सेक्टर सक्षम है? बिल्कुल सक्षम है। उसमें जो सारी जो एजेंसीज हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मिनिस्ट्रीज हो या अर्बन लोकल बॉडीज हो, सबको मिलकर ये समझना पड़ेगा अर्बन डेवलपमेंट हमारी एक बहुत इमिनेंट नीड है। उस नीड की डिलीवरी क्या हम टाइम बाउंड प्रोसेस में कर सकते हैं? अगर हो सकता है तो करना चाहिए, और हमारे पास केस स्टडीज हैं जहां वो हुआ है। सर अब थोड़ा सा अपन मूव करेंगे हाउसिंग और लैंड की तरफ, और जो क्वेश्चंस आए हैं उस कैटेगरी में उसको लेंगे। सर उसमें सबसे जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन था वो था, व्हाट इज लैंड पुलिंग? लैंड पुलिंग क्या है सर? देखिए, लैंड पूलिंग, दो किस्म के लोगों को लैंड पूलिंग समझने की जरूरत है। एक तो जो लैंड ओनर्स जिनको विरासत में ज़मीन मिली है, गांव के लोग, और हर गांव में 20 साल 25 साल के बाद जब गांव की ज़रूरतें बढ़ती थी तो चकबंदी होती थी पूरे गांव के ज़मीन का, एग्रीकल्चरल लैंड का इन्यूमरेशन होता था, गणना होती थी। तो लैंड पूलिंग एक शहर के लेवल पे या एक जोन के लेवल पे चकबंदी का प्रोसेस है। कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है। बस ये है कि लैंड होल्डिंग हमारे देश में छोटी 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 होती जा रही है। तो अगर 500 एकड़ की जरूरत है, हो सकता है 500 लोगों के नाम वो लैंड रजिस्टर्ड हो, म्यूटेटेड हो। 500 लोगों को इकट्ठे लाना, उस पूरे लैंड को एक रिसोर्स मानना ताकि इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो सके, उस प्रोसेस को लैंड पूलिंग कहते हैं। रमेश सर, जब लैंड पुलिंग का एग्जीक्यूशन करते हैं तो उसमें मेजर क्या प्रॉब्लम्स आती है जिससे कि मतलब अपने को प्रॉब्लम आती है, उतने बड़े लेवल पे अपन लैंड पुलिंग नहीं कर सकते हैं? देखिए, लैंड पूलिंग 100% पॉलिसी रिलेटेड काम है। सरकार को ही उसकी प्लान भी बनाना पड़ेगा और एग्जीक्यूशन भी कराना पड़ेगा। तो नेचुरली पॉलिटिकल विल बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब आप कोई लैंड पूलिंग की बात करते हैं तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, खासकर लैंड ओनर्स, उनको ये समझाना ज़रूरी है सरकार को कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। कभी ये ना लगे जो पुराना एक्ट था 1897 का, उसमें सरकार फोर्सफुल एक्विजिशन करती थी, और अब लैंड पूलिंग अब में सरकार को ये उनको बताना पड़ेगा कि साहब, आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, और अर्बन डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ले रहे हैं, या पुराने जो मॉडल है जब सरकार ने जब बड़े चंक 10,000 20,000 एकड़ एक्वायर तो कर लिया पर उसको टाइम बाउंड डिलीवरी या टाइम बाउंड डेवलपमेंट नहीं किया। तो ये प्रोसेस सरकार की तरफ से ही शुरू होगा, और 90% ज़मीनें सरकार ही पूल कराएगी लैंड ओनर से, और उनको समझाना पड़ेगा कि इसके रिलेटिव बेनिफिट्स क्या हैं और एक्चुअल बेनिफिट्स क्या है। एक सर, जैसे जब अपन देखते हैं इंडिया में स्लम बहुत है, अपने बॉम्बे में भी है, दिल्ली में भी है, तो स्लम के लिए जो हाउसिंग की प्रॉब्लम है वो कैसे सोल्व कर सकते हैं अपन? देखो, आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया सर्विस हाउसिंग। फॉर एवरी लग्जरी हाउस जो बनता है किसी भी शहर में, आंकड़ा ये कहता है 2.3 या 2.4 मकान बनने चाहिए सर्विस हाउसिंग। सर्विस हाउसिंग ये वो लोग हैं जो इन्हीं ऑफिसेस में, इन्हीं मकानों में, इन्हीं फैक्ट्रियों में वर्कर हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर उसकी प्लानिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अर्बन डेवलपमेंट अगर ना की जाए तो ये स्लमिफिकेशन होता है।
तो जो झुग्गियों का वसन हो गया जहाँ, चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई हो, इसलिए कि एक बहुत बड़ी आबादी, अगर आप दिल्ली का आंकड़ा लें, हर साल 5 लाख लोग पलायन करके दिल्ली में आके बसते हैं। अब इन 5 लाख लोगों को कम से कम 70 से 80 हजार मकानों में बसावट कराना पड़ेगा। अगर वो सप्लाई ना हो तो फिर वो मकान, वो लोग झुग्गियों में या अर्बन अनप्लैन्ड सेटलमेंट्स में जाके बस जाते हैं। तो इसमें जब पूरा शहर प्लान डेवलपमेंट होता है, 15 से 25% लैंड एरिया इस कैटेगरी ऑफ हाउसिंग के लिए रिजर्व रखना चाहिए, तब जाके कोशिश करें कि स्लम ना बने। हाँ, जो बन गए हैं उनको नेचुरली रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा, पर उसका भी तजुर्बा हिंदुस्तान में बहुत अच्छा नहीं रहा है। अगर आप दिल्ली का एग्जाम्पल लें, वो कठपुतली कॉलोनी का जो रीडेवलपमेंट चल रहा है, आज ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं, अभी उस पर कुछ ऐसा टेंजिबल, कोई ऐसा सक्सेस स्टोरी हम दिखा नहीं पाए हैं। सर लैंड से रिलेटेड रेगुलेशंस को कैसे अपन इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे कि आगे मतलब आसान हो उसमें इन्वेस्ट करना या डेवलपमेंट करना या अर्बनाइजेशन करना आसान हो? ऐसा क्या कर सकती है सरकार या मिनिस्ट्री? देखिए, सरकार ही कर सकती है और तो कोई कर नहीं सकता। रेगुलेशन लाना सरकार का काम है। हाँ, ये ज़रूर है, सरकार अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और सुदृढ़ करती चली जाए। तो प्राइवेट सेक्टर किसी ज़माने में 60 और 70 के दशक में बहुत सक्षम नहीं होता था। आज प्राइवेट सेक्टर, चाहे अर्बन डेवलपमेंट हो, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, इन सब चीज़ों को अगर सरकार सोर्स करना शुरू कर दे पॉलिसी मेकिंग में। वरना क्या होता है, एक हमारे पुराने मित्र थे, ब्यूरोक्रेट थे, वो कहा करते थे कि हम 6 बाबू सड़क कमरे के अंदर पॉलिसी बनाते हैं, उसके बाद जब वो बाहर भेजते हैं तब उस पे उसकी त्रुटियां पता लगती हैं, उसकी आलोचना होती है, फिर हम उसको ठीक करने में 2-5 साल और खो देते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि जो थॉट लीडर्स हैं उनको सरकार इनसोर्स कर ले पहले ही, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। एक सर जैसे जब भी अर्बनाइजेशन की अपन बात करते हैं, दोबारा से मैं अर्बनाइजेशन पे आ गया है, क्वेश्चन माइंड में आया मेरे कि सर अर्बनाइजेशन जितना बढ़ रहा है उतना ही फ्लड उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है। लेट एग्जांपल, थोड़ी सी बारिश हो जाती है, गुड़गांव के अंडरपास भर जाते हैं पानी से, कुछ सेक्टर्स में अभी पिछले साल पानी आया था मानसून में। तो इसको कैसे सर प्रिवेंटेशन कर सकते हैं इसका कि पानी की समस्या ना हो? देखिए, गुड़गांव अपने आप में एक केस स्टडी हो सकता है। करीब 200 जलाशय और वाटर बॉडीज जो यहाँ होते थे पहले, जहाँ पे सारी बरसात का पानी जाके वहाँ इकट्ठा होता था, उन पे अर्बनाइज हो गया है, यानी कि इसका मिट्टी से भराव करके उस पे रोड, रास्ता, मकान, दुकान क्या बने हैं, सब बन चुके हैं। तो जो नेचुरल फ्लो था पानी का, जो जाके अल्टीमेटली किसी ना किसी नदी में ही बहता था, और गुड़गांव का पानी भी जाके यमुना में बहा करता था, वो जब रास्ते बंद हो गए तो हमारे को कृत्रिम ड्रेन्स बनाने पड़ेंगे। वो उस गति से नहीं बने जिस गति से यहाँ की आबादी बढ़ी। तो नेचुरली जो जो कंटूर था शहर का या लैंड का, उस कंटूर के मुताबिक अर्बन डेवलपमेंट नहीं हुआ। इन ऑल फेयरनेस, गुड़गांव को कभी अनुमान भी नहीं था कि इस गति से शहर का विकास होगा। पर अब जो मैंने पिछले 2-3 साल में देखा है, जो 3 बड़े ड्रेन्स हैं जो जाके नजफगढ़ कैनाल में खाली होते हैं, उन पे काम चालू हो गया है। उम्मीद है 1 या 2 ड्रेन इसी बरसात से पहले बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये जो एक्सेस पानी है सड़कों पे जो रुकता है, उसको यमुना तक का रास्ता मिल जाएगा। पर हाँ, ये ज़रूरी है, ये जो शहर में जो ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है उसको ड्रेन करके कहीं ना कहीं यमुना में डालने का प्रबंध किया जाए। बट हाँ, कूड़े का, मलबे का पानी ना जाए, उसको हम क्लीन करके सिर्फ रेन वाटर या स्टॉर्म वाटर उसमें डालें। एक सर जैसे अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है इंडिया में, तो अगर इसी तरीके से चलता रहा और सारे प्लान अगर सक्सीड होते हैं तो 2040 तक अपन कहाँ होंगे? एक कोई पिक्चर आती है आपके माइंड में अगर अपन सोचते हैं तो आगे के लिए? नहीं साहब, मैं अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में ज़रूर काम करता हूँ, पर पॉलिसी मेकर नहीं हूँ देश के लिए।
बट ऐसा आंकलन है कि हमारे को अगले 20 साल में कम से कम नहीं तो 60 से 65 नए शहरों का प्लान करना पड़ेगा। जब मैं शहर कह रहा हूं तो ये बड़े लैंड मास होंगे, 10,000 15,000 हेक्टेयर का लैंड मास, जहां नए शहर बसाए जा सके। उन शहरों में कुछ आबादी होगी। नॉर्मली हम प्लान करें कम से कम 5 लाख से ऊपर की आबादी हो हर शहर की, तो तब जाके हम ये जो नया जो नवीन शहरीकरण का प्रोसेस है उसको पूरा कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से जो वर्तमान सरकार है उनकी भी सोच है इस दिशा में। और जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना, इस पे 5 10 15 नए शहर, चाहे वो हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, बन सकते हैं। अब वो स्टेट्स उस पर रेगुलेशन लाए, एंकरेज करें, निवेश करें, तब जाके बनेगा। पर इन सब का जो ट्रिगर है वो इकोनॉमी है। उस शहर में सरकार क्या चाहती है, किस किस्म की इंडस्ट्री का वास हो, किस किस्म के लोगों का प्रवास हो, उस पर डिपेंड करता है कि नए शहर कितने बनेंगे। बट हाँ, हमारे को 60 से 65 शहर नए बनाने ही पड़ेंगे। सर, जो डीडीए की लैंड पुलिंग पॉलिसी है वो और लैंड पुलिंग पॉलिसी से डिफरेंट कैसे है? सबसे पहले आप समझिए कि लैंड पूलिंग पॉलिसी कोई नई पॉलिसी नहीं है या कोई नया प्रोसेस नहीं है। जापान में, अफ्रीका में, यूरोप में कई जगह ये हो चुके हैं और आज से नहीं, कई सालों से है। अब हमारे यहाँ भी शहर के शहर लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत प्लान किए गए हैं। जैसे आंध्रा और तेलंगाना का जब विभाजन हुआ, लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत आंध्रा ने अपना पूरा कैपिटल अमरावती ऑलमोस्ट 35,000 एकड़ का प्लान कर लिया था। और सक्सेसफुली 35,000 एकड़, मेरे ख्याल 29,000 लैंड ओनर्स थे, उनके साथ डॉक्यूमेंटेशन तक कंप्लीट कर लिया था। तो कोई नई पॉलिसी या नया प्रोसेस नहीं है। हाँ, ये जरूर है, शायद वो स्टेट सक्षम था उन लैंड ओनर्स को समझाने में कि आपकी ये बेनिफिट्स हैं और हम आपकी जमीन को किस यूज में लेके आएंगी। उसी तरीके से अगर आपने डीडीए का सवाल पूछा, तो डीडीए को भी थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। और शायद डीडीए या कोई भी सरकारी संस्था होती है, उनके अपने हथकड़ियाँ होती हैं, चाहे वो पीपल रिसोर्सेस हों, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेस हों, वो हर व्यक्ति से 1-on-1 होकर उनको समझा नहीं पाएंगे शायद। तो वो चाहे सेमिनार करें, चाहे कुछ प्राइवेट सेक्टर के लैंड पूलिंग असिस्टेंस एजेंसीज बनाएं, चाहे वो तौर तरीका क्या इख्तियार करते हैं वो अलग बात है, पर हर व्यक्ति को उनको बताना पड़ेगा। जब लैंड वापस आ जाएगा तो आज कोई किसान या लैंड ओनर क्यों पूलिंग में नहीं जाता है? उनको ये डर होता है कि अगर हमने कमिट कर दिया तो सरकार हमारी ज़मीन पे एक तरीके से ओनरशिप उस पे कर लेगी और फिर हम इस ज़मीन को कभी ना बेच पाएंगे या कुछ और काम नहीं कर पाएंगे। तो डीडी अगर इतना कन्विक्शन दे दे तो शायद पॉलिसी भी बहुत जल्दी कार्यान्वित हो सकती है। सर, सरकार कैसे एनकरेज कर सकती है लोगों को कि लैंड पुलिंग में आप इन्वेस्ट करें, या अवेयरनेस फैला सकती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लैंड पुलिंग में इंटरेस्टेड हो? देखिए, 2 कीवर्ड हैं जिस पे सरकार को काम करना पड़ेगा। एक है प्रेडिक्टेबिलिटी, दूसरी है प्रॉफिटेबिलिटी। अगर सरकार प्रेडिक्टेबल कर दे कि अगर आप आज ये कदम लेते हैं तो अगले 3 साल में आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ये ना हो जिस तरीके से यूपी में कई जगह हुआ है, सरकार ने लैंड तो एक्वायर कर लिया पर उसका डेवलपमेंट 20 साल तक नहीं हुआ। या कई जगह ऐसे हुए हैं, सरकार ने सेक्शन 4 के नोटिस दे दिए पर सरकार ने खुद एक्वायर नहीं किया। पर तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है उसमें थोड़ा सा सरकार को काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ 2 ही कीवर्ड हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। अगर सरकार एक कह सके लैंड ओनर को कि इतनी मियाद में हम ये कर देंगे, और करना क्या है, सरकार ने उन जमीनों पे जो अपने आप सरकार ने प्लान किया है, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, वाटर लाइन, सीवर लाइन, जो कुछ है वो करके दे दें और उसकी या तो फीस लें या उसके एवज में एक पोर्शन ऑफ द जमीन लें। जैसे डीडीए में 60-40 है, सरकार प्लानिंग करेगी और ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, उसके एवज में 40% जमीन आप
सरेंडर करेंगे सरकार को, 60% एज डेवलपेबल लैंड आपको मिल जाएगा। अगर ये सरकार कह सके कि सब अगले 3 साल में फला सेक्टर में ये हम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि 70 के 90% लोग आगे आएंगे। सर कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल या प्रोजेक्ट बताओगे जो लैंड पूलिंग के एग्जांपल सेट कर सकते हैं अपन? नहीं, छोटे स्केल में तो बहुत एग्जांपल्स हैं। गुजरात का टाउन प्लानिंग स्कीम क्या है, कोई नायाब स्कीम नहीं है, उसमें भी लैंड पूलिंग का प्रोसेस ही किया गया है, जहां सारे लैंड ओनर्स को बुला के सरकार ने कहा कि साहब हम ये रीडेवलप करना चाहते हैं या डेवलप करना चाहते हैं। उसी तरीके से अमरावती है, उसमें भी 29,000 लोगों को सरकार ने अपने साथ जोड़ा और एक इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान बनाया। तो सर ऐसे ही बोल सकते हैं कि चंडीगढ़ भी ऐसे ही प्लान हुआ था किसी टाइम में? चंडीगढ़ लैंड पूलिंग के तहत नहीं हुआ था, वहां पे तो सरकार ने लैंड एक्वायर किया था। अब जो मोहाली में लैंड पूलिंग की स्कीम आई है, हरियाणा में लैंड पूलिंग स्कीम आई है, केरला में लैंड पूलिंग की स्कीम आई है, मेरा ऐसा मानना है लैंड पूलिंग की पॉलिसी जो है हमारे फ्यूचर अर्बन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले सरकार लार्ज स्केल लैंड एक्विजिशन करती थी, पर 2013 में जो बिल आया था, जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, उसके बाद स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो सरकार खरीद सकती है ज़मीन या एक्वायर कर सकती है, पर लार्ज स्केल लैंड एक्विजिशन अब पॉसिबल नहीं होगा। तो इससे बेहतर है कि हर व्यक्ति का राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए लैंड पूलिंग की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जाए हर स्टेट में। मेरी नॉलेज में 10 या 11 स्टेट्स ऑलरेडी लैंड पूलिंग की पॉलिसी के तहत कोई ना कोई लैंड मास का डेवलपमेंट कर रही है। एक अर्बनाइजेशन की बात करते हैं सर, जब तो मतलब अपन अगर उसको इन्वेस्टिंग से जोड़े तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया है कि हम नई सिटीज़ में इन्वेस्ट करें या इन वर्सेस ऑफ पुरानी सिटीज़ में इन्वेस्ट करें, तो आप क्या प्रेफर करोगे सर? लेट एग्जांपल दुलेरा है, वो एक नई सिटी आ रही है बिल्कुल, इन वर्सेस गुड़गांव एक पुरानी सिटी है जो एक्सपेंड हो रही है। तो अर्बनाइजेशन तो दोनों में ही हो रहा है, नई सिटी में भी हो रहा है, पुरानी में भी हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? टाइम वैल्यू मनी का जो प्रिंसिपल है, उस पे ही हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड होता है। वो शहर या इमोशन या किसी और फैक्टर पे नहीं डिपेंड करता। मान लीजिए आपका कैपिटल पेशेंट है, आपको 5 साल तक उस पे आपको अपने पैसे को विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप किसी नए शहर में जा सकते हैं। आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल रेंटल रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप एग्जिस्टिंग शहर में रहिए जहां आपको लगता है ऑक्यूपेंसी 70% से ऊपर होगा। पर लैंड बाय एंड लार्ज एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जिसमें अगर आपकी मियाद लंबी हो और तो आपको डेल्टा या मल्टीपल उसके ज़्यादा मिलते हैं। उसमें फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं है कोई आज बना हुआ, और दूसरा उस पर मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं लगता। फिनिश प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो उसमें या तो उस पर कॉस्ट ऑफ मनी आपकी रिकवरी हर साल होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये धुलेरा हो या गुड़गांव हो, ये कंपैरिजन, धुलेरा भी अपने आप में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन चुका है कि वहाँ पे कमर्शियल स्पेस, तो आपको सिर्फ शहर गुड़गांव और शहर धुलेरा को कंपेयर करना है। पर लैंड और अर्बन डेवलपमेंट, आप चाहे आसाम हो, चाहे केरल हो या मध्य प्रदेश हो, वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो उसका मल्टीपल ज़्यादा होगा, बशर्ते आपका कैपिटल बहुत पेशेंट हो। थैंक यू सर आपका कीमती समय देने के लिए। आज के लिए मेरे पास इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट टाइम अब ये वीडियो पब्लिश करेंगे, नए क्वेश्चन आएंगे तो आपको फिर से इनवाइट करें। थैंक यू।